देखो, फेस वन जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। मतलब आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपका पहले सीबीटी होगा, ठीक है, आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद फेज टू में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी। देन आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। और फेज थर्ड में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर आप ये दोनों फेज जो है वो कर लेते हैं क्वालिफाई, फिर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वेरिफिकेशन होगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका क्या होगा, फिर लास्ट में आपका जो है पीटी और ये दोनों होने के बाद तो आपको फाइनली जो है वो कॉल लेटर आ जाएगा, ठीक है। देन बात करते हैं हम इसमें रैंक रिक्रूटमेंट का क्या है सब इंस्पेक्टर का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है आरपी एफ की और आरपीएसएफ की, ठीक है। और कांस्टेबल की है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके फर्दर जो आपको समझ में आना चाहिए, तो इसका रीजन्स कहाँ कहाँ पे है। रीजन इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ में जम्मू कश्मीर आ जाता है, ठीक है जी, जम्मू कश्मीर का रीजन आ जाता है, ठीक है। इसमें भी दिल्ली वगैरह आ जाता है आपका। नॉर्थ में भी आपके बहुत सारे रीजन आते हैं, बट नॉर्थ में जो दिल्ली आ जाता है, ठीक है। दिल्ली जम्मू कश्मीर आता है। तो सबसे बड़ी बात आती है सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस एग्जाम को हम कैसे क्वालिफाई करें, किस तरह से हम फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज जो है वो यहाँ पर आपको आता है। वो चैलेंज क्या है, सबसे पहले भाई आपको सिटीजन, आप मोस्टली आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन और एज जो है वो मैटर करती है, जिसमें देखा जाए सब इंस्पेक्टर की जो है आपको ग्रेजुएशन चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है जी। इसके लिए मिनिमम एज जो है सब इंस्पेक्टर की वो है 20 ईयर्स, और मैक्सिमम एज जो है वो 25 ईयर्स है। अभी आगे रिलैक्सेशन आएगी, एज रिलैक्सेशन। ये है जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं। कांस्टेबल के लिए कम से कम आपकी एजुकेशन जो है वो 10th होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जैसे जेएंडके बोर्ड से हैं आप, किसी भी बोर्ड से हैं तो 18 साल मिनिमम एज है, और मैक्सिमम एज जो है इसकी 25 है। देन बात करते हैं हम कैटेगरी की। जो लोग एससी और एसटी कैटेगरी के हैं, तो उनकी अपर एज लिमिट जो है 5 साल की रिलैक्सेशन है एससी एसटी को। और ओबीसी वालों को 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है जी। और सबसे बढ़िया बात जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है। जो कैंडिडेट ऑर्डिनरी हैव बीन डोमिसाइल इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर में 1 जनवरी 1980 से लेके 1 जनवरी इस दौरान से रह रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो उनके लिए, जिन लोगों के पास ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, उनको 5 साल की जो है एज रिलैक्सेशन है। जिन लोगों के पास ओबीसी है, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, उनके लिए 8 साल है। और जम्मू कश्मीर में रहने वाले एससी और एसटी कैटेगरी के लोग जो हैं, उनको जो है एज रिलैक्सेशन जो है 10 ईयर का दिया गया। फर्दर हम बात करते हैं, सेम रहेगा जो एम्प्लॉय एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अदर देन एक्स सर्विसमैन, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के, और एक्स सर्विसमैन भी who have rendered not less than 3 years of regular and continuous service till date of जब से वो, देखो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि भाई कब से कब, तो देखो कंटिन्यू 3 साल सर्विस में रहने के बाद, या 3 साल से वो अभी एक्स सर्विस में घर में आए हैं, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। मतलब उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दे रखा हुआ, 5 साल ओबीसी के लिए, 8 साल एससी एसटी के लिए 10 ईयर्स का। ये उन लोगों के लिए है जो एक्स सर्विस मैन है, मतलब अभी रिटायर्ड आ चुके हैं, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद 5 साल और 8 साल अगर वो कंटिन्यू है तो वो ये एज रिलैक्सेशन है। अच्छा, नंबर नेक्स्ट आता है आपका विडोज। जो भी औरतें जो है वो डाइवोर्स्ड हैं, जुडिशली अपने पतियों से अलग हो चुकी हैं और अभी तक उनने शादी नहीं की है, उन औरतों के लिए है। अगर उनके पास ईडब्ल्यूएस है तो वो 2 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर वो अदर बैकवर्ड क्लासेस से आती हैं 5 साल का है। एससी एसटी से हैं तो वो 7 साल का उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया। ये आगे स्पेशल प्रोविजंस फॉर एक्स सर्विसमैन। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है हमारे साथ कोई? एक्स सर्विसमैन की है डेफिनेशन। एक्स सर्विसमैन शैल बी इंक्लूडेड इन नोटिफिकेशन क्लियरली मेंशन इट डज नॉट इंक्लूड रिटायर्ड डिस्चार्ज। कोई भी बंदा जो है
रिटायर्ड आर्मी से कभी कभी किसी को जो है डिस्चार्ज किया जाता है, रिटायर किया जाता है उसकी कंडीशंस को लेके, वो वैसा नहीं होना चाहिए। सर्विसमैन भी रिक्वायर्ड टू क्लियरली इंडिकेट दैट ऑल रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड पार्टिकुलर इंक्लूडिंग कम्युनिटी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड प्रोड्यूस ऑल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स इंक्लूडिंग कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज में बी रिलैक्स्ड। जब वो जो अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाता है कि भाई 2 साल हो गए उसको आए हुए या 1 साल हुआ, तो अपर एज लिमिट उसको 3 साल की जो है वो दी जाएगी, ठीक है। और अदर बैकवर्ड्स के लिए जो 8 साल है, 6 साल है। SC ST के लिए जो है वो दे रखा आपका 8 साल, ठीक है। देखो, आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड मिनिमम ऑफ 6 मंथ आफ्टर अटेस्टेशन फ्रॉम एक्चुअल एज ऑन द डेट ऑफ। देखो, जो बंदा जो है जब भी रिटायरमेंट आता है तो कम से कम मिनिमम मंथ आफ्टर अटेस्टेशन अटेस्ट होने चाहिए उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हो। ओके। फिजिकल मेजरमेंट में OBC को कम से कम हाइट जो है 165 चाहिए, फीमेल को 157 जो है वो चाहिए, और चेस्ट जो है वो आपके सामने ये 80 और 85 चाहिए, जो है अलग अलग कैटेगरी। और ये जो है SC ST वालों को यहाँ भी रिलैक्सेशन है, ठीक है। गोरखाज, डोगराज, ये इन लोगों को भी जो है वो कैटेगरीज को भी जो है वो दिया गया है, ठीक है जी। देखिए, सर जनरल जर्नल वालों के लिए जो है चेस्ट आपकी, अगर आप फीमेल हैं तो 157, सॉरी, अगर चेस्ट आपकी जो है वो फीमेल्स के लिए जो है 80 और 81, और उसके बाद ये मुझे लगता है वुमेन्स के लिए और मेल्स के लिए लगभग एक जैसी है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हाइट का जो है मेंशन किया है यहाँ पे, ठीक है, ओनली फॉर मेल के लिए, फीमेल्स के लिए नहीं है। तो फीमेल्स का चलेगा, ठीक है। तो मेल्स के लिए जो है इतनी चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। जो बच्चे भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उन बच्चों को जो है हम बाकायदा तौर पर जो है वो फॉर्म फिलिंग की डेट बता देंगे, कैसे उन्हें फॉर्म फिल करना है, और उनको जो है वो लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी ये पता नहीं चल रहा है कि हमने जो है वो एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करनी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन बच्चों को डाउनलोड नहीं हो रही क्योंकि बच्चे साइन इन कर रहे हैं। तो वहां पर साइन अप करना करियर मेकअप इंस्टीट्यूट की ऐप को जो है वो डाउनलोड करने के बाद। अच्छा, सर, और जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी बता देना। हाँ बिल्कुल, सारा बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एग्जामिनेशन फी भी जो है वो क्या होने वाली है, ठीक है। एग्जामिनेशन फी की बात करेंगे हम। मोड ऑफ पेमेंट जो है इट शैल बी नॉर्म्स ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट करेगी। हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है वो भी रेलवे जो है वो डिसाइड करेगी, ठीक है। क्योंकि अभी ये नोटिफाई करना है ये सारी चीजें इनको। तो फेस 1 में आपको क्या है, फेस 1 में CBT होना है आपका, ठीक है। CBT होना है, CBT मतलब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, ठीक है। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड शैल बी डिसाइडेड, ये भी जो है रेलवे डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है। डेट एंड टाइम फॉर CBT क्या होगा ये भी रेलवे डिसाइड करेगा फर्दर, अभी जो है वो नोटिफाई किया है। अच्छा, स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सब इंस्ट्रक्टर, जो इंस्पेक्टर के लिए होगा उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए और कांस्टेबल के लिए 10th चाहिए। इट विल बी नेसेसरी टू obtain 35 मार्क्स। अब SC और ST कैंडिडेट को जो है वो 35 मार्क्स जो है वो obtain करने हैं जनरल वालों को, और 30 मार्क्स उनके होने चाहिए किसके, SC और ST कैटेगरी के CBT को क्वालिफाई करने के लिए। अब देखिए यहां पर आता है मसला दूसरा के सब इंस्पेक्टर का पेपर। टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट का इधर भी और टाइम इधर भी आपको। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 आपको सब इंस्पेक्टर के लिए भी है और कांस्टेबल के लिए भी आपको 120 क्वेश्चन है। जर्नल अवेयरनेस जो है 50 नंबर की आपकी सब इंस्पेक्टर के लिए भी है और आपके कांस्टेबल के लिए भी है। अर्थमेटिक मैथमेटिक दोनों के लिए सेम है, कांस्टेबल के लिए भी, और आपके लेवल थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। तो रीजनिंग और रीजनिंग भी दोनों में सेम रहने वाली है, ठीक है जी। मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज आपकी 50 मार्क्स की है, मैथ्स आपका जो है 35 मार्क्स का है, और रीजनिंग आपकी भी 35 मार्क्स की है। तो कुल मिला के ये जो टोटल मार्क्स बनते हैं 120 मार्क्स आपको इसमें लेने हैं। अच्छा, CBT में जनरल अवेयरनेस आ जाएगा। जनरल अवेयरनेस में आपका जो है वो जितने भी जो आपके जैसे ज्योग्राफी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट, जनरल साइंस वगैरह, ये सारी उसमें आ जाएगी।
अर्थमेटिक्स में सिलेबस जो है नंबर सिस्टम आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शंस आ जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स आ जाएगा, फंडामेंटल अर्थमेटिक, ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, ठीक है, डिस्काउंट, ये वाले टॉपिक्स जो है वो आपको मैथमेटिक्स में करने हैं। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंसी में आपके क्वेश्चंस होंगे एनालॉगी को लेके, आपके जो है सिमिलरिटीज डिफरेंसेस को लेके, ठीक है, विजुअलाइजेशंस, ओरिएंटेशंस, मतलब आपके जो है रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग भी इसमें आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो लगभग आपके कंक्लूजन मतलब ओवरऑल आपकी रीजनिंग जो है वो लगभग सारी रहेगी। अब क्या होगा कि जो बच्चा क्वेश्चन पेपर देगा, सही जवाब देने पर उसको 1 मिलेगा, अगर बच्चा गलत देता तो उसका 1/3 मार्क्स जो है वो कटेगा वहां। इसीलिए आपने नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, ठीक है जी। अच्छा, रेलवे के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली पेपर होगा। ये फिजिकल वगैरह मैंने आपको समझा दिया था। अच्छा, अब आती है रेस की बारी। रेस कितनी होगी? रेस जो है सब इंस्पेक्टर के लिए 1600 मीटर जो है वो 6 मिनट और 30 सेकंड में कवर करनी है, ठीक है जी। और यहाँ पर लड़कियों को जो है वो 800 मीटर करनी है, ठीक है, 4 मिनट में, ठीक है। लड़कियों की यहाँ, लड़कों की और लड़कियों की यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है जी। 4 मिनट में लड़कियों ने कवर करनी है, बड़ा कम है, मतलब लड़कियों के लिए ये काफी रिलैक्सेशन है। तो कांस्टेबल के लिए जो है 5 मिनट 45 सेकंड चाहिए, ठीक है जी। और अगर बात करें लड़कियों के लिए तो यही जो है रेस जो है 3 मिनट जो है 40 सेकंड्स में है। लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों के लिए अलग अलग हैं। 800 मीटर में ही मतलब आपने कवर करनी है जो फीमेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग जंप है और हाई जंप है आपके लिए, तो ये भी आपके लिए नॉर्मल है ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है, जो एक्स सर्विसमैन है अरे भाई वो म्यूट जो रखो है यार, म्यूट रखो ये यार शोर आ रहा है बीच में, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ये आप शोर क्यों कर रहे हैं? आप, मैंने कहा को अपनी बाहर निकालो सर यार क्या। आप म्यूट म्यूट करो अपनी कॉल्स को यार। अभी ये नए बच्चे ने, इनको पता नहीं चल रहा कि कहाँ से म्यूट करना का। आप ना साइड पे म्यूट बटन होगा, वहां से म्यूट कर दो यार। ठीक है, कर दिया मैं कर बता दिया। देता हूँ किस किसने जो है म्यूट नहीं किया अभी तक। हेलो जी सर। मैं यहीं से म्यूट कर रहा हूँ बच्चों को, ठीक है। गुड इवनिंग जी, बताइए। दानिश राशिद, आप अपनी माइक को म्यूट करें बेटा। सर अभी ना एक्चुअली ऑनलाइन क्लास चल रही है उसी के रिगार्डिंग, तो या व्हाट्सएप पे हाई भेज दो, मैं आपको क्लास का लिंक भेज देता हूँ, आप डायरेक्ट ज्वाइन करो, वहां पे देख लो जो, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे हाई करो, इस ठीक है, नंबर से देखो, कर दीजिए। एक्स सर्विसमैन की अगर बात ओके। करें तो उनको पीईटी से अलग किया गया, मतलब उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना है, दे विल हैव टू अंडरगो पीएमटी। हाँ, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट उनका होगा, बट ये है कि उनको जो है वो फिजिकल एफिशिएंसी लॉन्ग जंप हाई जंप से उनको जो है वो एग्जेम्प्टेड किया गया, मतलब उनको नहीं करना है, ठीक है। कैंडिडेट मोस्ट क्वालिफाई ऑल टेस्ट एज पर अबव नॉर्म्स एंड एलिजिबल्स, तो कैंडिडेट को ये सारी चीजें क्वालिफाई करनी होगी, ठीक है। फाइनल में द मेंबर हु हैज कंडक्टेड मेजरमेंट शैल अफिक्स हिज सिग्नेचर, उसका जो बंदा भी मेजरमेंट लेगा तो वो जो है, ये इनका रेलवे का ही है भाई, ये फिक्स करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये उसी चीज को बार बार दोहराया गया है। तो फिर आता है मैट्रिक कैलकुलेशंस का, आपको क्या चाहिए भाई? सबसे बड़ी बात है, अभी आपने कहा कि थर्ड फेज में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चाहिए, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मैट्रिक जो किया आपने उसकी सर्टिफिकेट चाहिए एज ग्रुप के लिए। ग्रेजुएशंस के लिए आपको ग्रेजुएशन में जो डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो तो एक मैट्रिक की आपको सर्टिफिकेट चाहिए एज अ प्रूफ ऑफ, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी प्रूफ चाहिए आपको, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट एससी और एसटी ओबीसी उनको भी चाहिए, जिनकी जिनने एसटी और एससी में अप्लाई किया फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए भाई, एक्स सर्विसमैन है तो वो उसने कब डिस्चार्ज हुआ, ठीक है। तो वो एक्स सर्विसमैन का ये है कि भाई कब वो डिस्चार्ज हुआ, उसका ये नहीं है कि एज रिलैक्सेशन उसको काफी फायदा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कोई जो है एक्स सर्विसमैन 25 साल की उम्र में ही बाहर आ जाए, तो उसको 35 में भी आ सकता है, 40 में भी आ सकता है। तो दो कॉपी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है।
नो ऑब्जेक्शन एनओसी चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट जहां पे वो काम कर रहा है वहां से, डोमोसाइल चाहिए जहां वो रहता है, ठीक है। डोमसाइल सर्टिफिकेट वेयर एप्लीकेबल्स जहां पे है वो, सर्टिफिकेट बिलोंग जिसके पास ईडब्ल्यू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसने अप्लाई किया, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चाहिए, ठीक है जी। जो भी बच्चे जो है वो दोज कैंडिडेट हु डू नॉट अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड इन फाइनल। देखो जिन बच्चों का जो है फाइनल अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से नहीं होता तो उन बच्चों को जो फाइनल नहीं किया जाएगा, फाइनल उनको सिलेक्शन में नहीं लाया जाएगा, ठीक है जी। तो ये सारी आपकी जानकारी है, ठीक है। और ये चाहिए कि आपको मार्क्स कितने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। देखो टोटल मार्क्स आपके जो है 120 है, ये एसआई वालों के लिए। तो जो ओबीसी के हैं उनको 42 मार्क्स चाहिए, एससी और एसटी वालों को 36 मार्क्स चाहिए। देखो कितना इजी भी है, अगर आप चाहें तो क्वालिफाई करना मुश्किल भी नहीं है इतना। तो कांस्टेबल के लिए क्या चाहिए, कांस्टेबल के लिए 40 में भी सेम है, 42 मार्क्स चाहिए। और ओबीसी के को चाहिए कितने, उसको हाइट एसटी और एसटी वालों को 36 मार्क्स चाहिए, ठीक है। उसको आईटीआई भी चाहिए सर्टिफिकेट। तो जनरल वालों को 42 चाहिए क्या? हाँ जर्नल वालों को भी उतना ही चाहिए। सर आरबीए नहीं है इसमें? 36 चाहिए। सर आरबीए वाली कैटेगरी नहीं है इसमें? नहीं आरबीए नहीं आएगा इसमें, आरबीए नहीं है। ठीक है। अब आई थिंक के लगभग सबको समझ में आ गया होगा कि क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है। आप लोगों ने यार फिर भी माइक म्यूट नहीं की है। फॉर्म कब अप्लाई करना है सर? हाँ फॉर्म की अगर बात करें तो फॉर्म जो है वो 15-16 से शुरू हो जाएंगे आपके, ठीक है। हाँ 15-16 से फॉर्म जो है वो शुरू हो जाएंगे। मे बी अगर 15-16 को नहीं हुए तो इस मंथ में शुरू हो जाएंगे और आपको फेब तक का टाइमिंग मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने का। लेकिन आप